बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 7 अगस्त पाकिस्तान में जुमे की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 251। आज का ये व्लॉग बहुत ही अहम है क्योंकि एक व्लॉग में शायद ही कभी इतनी एक्सक्लूसिव स्टोरीज हों जितनी हमारे पास हैं। पहली खबर एक अमूमी होगी, मतलब वो एक्सक्लूसिव नहीं है। उसके बाद की खबरें सारी एक्सक्लूसिव हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और हमारे साथ रहिएगा। पहली खबर तो एक अमूमी खबर है। आज 7 अगस्त है और आज जस्टिस मुसर्रत हलाली, वैसे उन्हें जस्टिस तो नहीं कहना चाहिए लेकिन चलें उनके नाम के साथ चल रहा है तो कह देते हैं, जस्टिस मुसर्रत हलाली आज 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिटायर्ड हो गई। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा के नाम के अंदर तो हलाली है, लेकिन उनके फैसले पढ़ें तो अल्ताफ हुसैन साहब वाला हरामीपन उनमें नजर आता है। इतना हरामीपन नजर आता है कि शायद ही दुनिया के और कुछ जज सवाए काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीर और शायद कुछ और लोग हों जिनके फैसलों में उतना हरामीपन नजर आता हो, वरना कम है इतने गंदे फैसले जजेस करते हुए सोचते हैं। 3 बहुत बड़े फैसले जो गंदे तरीन उन्होंने किए। एक तो बल्ले का निशान छीना, जिसकी वजह से आज मुल्क जिस अफरा तफरी में है, दहशतगर्दी और तबाही में है, जो मुल्क की आप ये कह लीजिए कि ईंट से ईंट बजा दी गई है, उसकी वजह वो फैसला है जिसमें काजी फायज ईसा और मुसर्रत हलाली साहबा ने मिलके पीटीआई से बल्ले का निशान छीना था। दूसरा फैसला जो है वो उनका उससे भी गंदा तरीन है। वो फैसला है जहां उन्होंने सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई करने या उनका ट्रायल करने की इजाज़त दी थी। मुसर्रत हलाली साहबा ने खुद शादी नहीं की थी गालिबन, उनका कोई बच्चा भी नहीं था। शायद इसीलिए उन्हें किसी की औलाद की तकलीफ क्या होती है इसका पता नहीं था। उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से लोगों की जिंदगियां तबाह की। आप ज़रा गौर कीजिए उन माओं के बारे में जिनके बच्चों को जिंदानों में डाला गया, बेकसूरों को। उनके मिलिट्री ट्रायल किए गए, उनके ऊपर वो जुल्म ढाया गया जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। जाहिर है वो माएँ इस वक्त झोलियां उठा उठाकर इन्हें बद्दुआएं देती होंगी। मेरे साथ मिलके जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा के लिए बद्दुआ कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ के बद्दुआ दीजिएगा कि अल्लाह की ज़ात इनको इनकी ज़िंदगी के अंदर जो इन्होंने आमाल किए हुए हैं उनका जो आउटकम है वो ज़रूर दे। अल्लाह इनकी लंबी ज़िंदगी दे और जो इनकी लंबी ज़िंदगी हो वो दूसरे ऐसे तमाम लोगों के लिए एक इबरत का निशान हो जो लोग ऐसे फैसले करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मासूमों के साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया। पुरअमन लोग जो पुरअमन शहरी हैं वो और तो कुछ भी नहीं कर सकते। जाहिर है बद्दुआ तो दे सकते हैं, अपने रब से तो दुआ कर सकते हैं कि ऐसे लोगों का ऐसा एहतसाब अल्लाह की ज़ात करे कि आने वाली पीढ़ियों में जो इस तरीके के हलाली हों और जो असल में हरामी फैसले कर रहे हों वो करने से पहले सोचें कि उसके बाद इंसान के साथ ये होता है। तो पहली खबर तो ये थी। आखिरी फैसला जो इन्होंने गंदा किया था वो मखसूस नशिस्तें छीनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वो जाहिर है बाकी तमाम पार्टीज़ को चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पर दी थी। आज इनसे जान छूट रही है और आज ये सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हो रही हैं। अगली खबर अब आपके सामने एक्सक्लूसिव रख दें। एक्सक्लूसिव खबर जो है, खबर तो आ चुकी यूरो न्यूज़ में, मोहम्मद मालिक भी पाकिस्तान में दे चुके, लेकिन इसके कुछ एक्सक्लूसिव पहलू हैं जो दूसरे लोगों ने आपके सामने नहीं रखे, वो हम आपके सामने रखेंगे। खबर है सबसे पहले ये यूरो न्यूज़ की। यूरो न्यूज़ ये बताता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा करने जा रहा है। यूरो न्यूज़ ये लिखता है कि पाकिस्तान के अर्दली वज़ीर आज़म, वो तो अर्दली नहीं कहते, मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ, और उनके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल जुर्रत, दोनों 6 तारीख को सऊदी अरब पहुँचे हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज 7 तारीख को इस मुआहदे पर दस्तखत होंगे, क्योंकि टर्किश प्रेसिडेंट अर्दगान जो हैं वो भी आज सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। अच्छा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है कि पाकिस्तान के साथ तो सऊदी अरब का दफाई मुआहदा था, तो आपके ज़हनों में सवाल है कि पाकिस्तान के साथ ही क्यों, किसी और के साथ सऊदी अरब ने क्यों नहीं किया। और जब सऊदी अरब के पास अमेरिका जैसा मुल्क है जो सऊदी अरब का दिफा करने को तैयार है और उनकी बेसिस भी वहाँ पर हैं, तो फिर पाकिस्तान से मुआहदा क्यों, ये आपके जहनों में सवाल होंगे। और फिर अब तुर्की, जिनको अब वो तुर्किया कहते हैं अपने आप को,
वो अब इस मैदान में क्यों आ गए, वो सऊदी अरब से जब पाकिस्तान मौजूद है तो वो मुआहदा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान का मुआहदा क्यों है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। आपको याद होगा हाल ही में हमने सऊदी अरब से 6.7 अरब डॉलर या 6.3 अरब डॉलर जो थे वो सऊदी अरब से मांगे थे। इससे पहले भी हम पैसे ले चुके हैं। मजीद 6.7 अरब डॉलर मांगे थे कि हमें तेल की मद में कर्ज में दे दीजिए। इसके अलावा भी हम उनसे पैसे मांग रहे हैं जो कि मिला जुला के शायद 10-15 बिलियन डॉलर बन जाए। हाल ही में हमने फिर अमेरिका से भी 10 अरब डॉलर मांगे। अब हम ये इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं और वो हमें क्यों देंगे। मैंने जैसे कहा कि सऊदी अरब के पास अमेरिका है उनकी हिफाजत के लिए, हम हमारे साथ वो मुआहदा क्यों करेंगे जब अमेरिका की फौजी बेसिस वहाँ हैं, अमेरिकी फौजी भी हैं। अब इसमें मसला ये है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास असलहा है, रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन अमेरिका अपने फौजियों को किसी और के लिए मरवाना नहीं चाहता। सऊदी अरब के पास तेल है, पैसा है, लेकिन मरवाने के लिए उनके पास भी फौजी नहीं है। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है, ना तेल है, ना इकोनॉमी है, ना मईशत है, कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आबादी है। धड़ाधड़ हम आबादी बढ़ा रहे हैं और उसकी बेसिस पर चौधरी साहब धड़ाधड़ नए लोगों को भर्ती कर सकते हैं। और हमारे पास माओं के वो बेटे हैं जिन्हें हम उन सरहदों पर भेज सकते हैं जहां पर वो अपनी जानें पेश करें। यह अलग बात है कि हम यहां पर ये बताते हैं कि जहाद फी सबीलिल्लाह है, हालांकि आपको एक हिस्टोरिक वाकया बताते हैं। जो पहली जंग अजीम थी उसमें बरतानिया का हम पर कब्जा था, मीन लार्जर इंडिया के ऊपर, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश था। उस पर ताजे बरतानिया का कब्जा था। हम महकूम थे, वो मालिक थे। उन्होंने ये फैसला किया कि क्योंकि हम महकूम हैं, वो यहां से फौज भर्ती करें और उनको ले जाकर वहां जर्मन्स के खिलाफ लड़वाएं। तारीख ये बताती है कि जो इन फौजियों को वो यहां से लेके गए उनको चारे के तौर पर कई जगहों पर इस्तेमाल किया गया। अपने फौजी पीछे रखे गए, मरवाने के लिए इनको आगे लड़वाया गया क्योंकि गुलाम थे। अब आप सोचते होंगे कि कितने फौजी गए होंगे? 14 लाख के करीब। बीबीसी की स्टोरी है 13 से, और बहुत सारे मुहक्किक इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। अगर आप सर्च करेंगे या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी इस सारे मुद्दे को सर्च कर लें तो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। 13 से 14 लाख फौजी जो हैं वो उन्होंने भर्ती किए। इनमें सबसे ज्यादा तादाद झेलम और यहां से लेके आप अमृतसर और लुधियाना और ये वाला जो सारा पंजाब का चढ़ता पंजाब, चढ़ता मीन जिधर से सूरज तुलू होता है, और लहंदा मीन जिधर सूरज गुरूब होता है, हमारी साइड वाला पंजाब मीन मशरकी और मगरबी पंजाब, इंडिया वाला मशरकी और हमारे वाला मगरबी। इन दोनों पंजाब में से कम से कम इसमें 3-4 लाख फौजी जो है वो यहां से गए थे, शायद इससे भी ज्यादा। अब आप सोचेंगे कि हमारे फौजी वहां लड़ने, मीन यहां के लोग ताजे बरतानिया की फौज में भर्ती होकर वहां लड़ने को क्यों गए थे? हमें तो अभी DGISPR बता रहे थे कि क्या कभी कोई तनख्वाह के लिए भी लड़ता है, क्या कोई तनख्वाह के लिए भी जान देता है। आपको यह बता दें कि वहां पर जान कितने लोगों ने दी थी? 75,000, प्रिसाइजली 74,000 जो फौजी भर्ती किए थे वो वहां पर जाँ बहक हुए थे, शहीद हुए थे, जो भी आपने कहना है। जर्मनी के खिलाफ वो लड़ रहे थे, बरतानिया की तरफ से। ना बीच में कोई लेना ना देना, सिर्फ एक ही बात थी, तनख्वाह मिल रही थी। अब हमें DGISPR ये तो नहीं बता सकते ना कि वो इस्लाम की जंग थी। ये भी नहीं बता सकते कि हम बड़े दिल से जंग लड़ रहे थे। हमारा क्या लेना देना? ताजे बरतानिया हम पर जुल्म करती थी। 1857 के बाद क्या क्या जुल्म उन्होंने नहीं किए। और ये जाहिर है 1918, 1920 उन अवाइल की ये बात है सारी, 1915, 16 उसके बाद के अवाइल की ये सारी बात है। तो आप ये बताइए कि हम दिल से तो नहीं लड़ना चाहते होंगे, ना ही शहादत वाली कोई बात होगी, ना ही मजहब की कोई जंग होगी वो, तो फिर हमारे लोग क्यों गए? और क्यों 74,000, 74,000 उस वक्त का इंडिया, आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, यहां के फौजी वहां पर जाकर जाँ बहक हुए और शहीद हुए? वजह बताता हूं आपको। आम फौजी की तनख्वाह उस वक्त थी 7 रुपए माहाना। अंग्रेज बहादुर ने जंग लड़ने के लिए तनख्वाह ऑफर की 15 रुपए माहाना, डबल। पंजाब के और दूसरे इलाकों के तूलो अर्ज में जो देहात थे, गुर्बत इतनी थी, खाने को पूरी रोटी नहीं मिलती थी,
लोगों ने सोचा कि ये फौज में भर्ती हो जाएगा, 15 रुपए इसको मिलेंगे, 2-3 रुपए खुद खर्च करेगा, बाकी हमें भेजेगा, पीछे से पूरा घर भी चलेगा और कुछ पैसे जमा भी कर लेंगे। तो जौक दर जौक इतने लोगों ने भर्ती किया अपने आप को कि 14 लाख लोग जाकर वहां पर लड़े। अब डीजीआईएसपीआर साहब से कोई पूछे कि आप कहते हैं कि ये तनख्वाह के लिए, तो ये वाले फौजी किस काम के लिए लड़े थे? जाहिर है जब आप लड़ने चले जाते हैं तो फिर जो मर्द होता है या तगड़ी खातून होती है, अब तो खवातीन भी जेलों में हैं और अब पाकिस्तानी खवातीन ने तो ये साबित कर दिया कि वो मर्दों से भी दिलेर हैं, तो जो तगड़ा मर्द या तगड़ी खातून होती है वो फिर भागेगा तो नहीं, फिर वो गोली खाएगा जिस भी पर्पस के लिए वो लड़ने के लिए गया हो। जैसे ये 74,000 वहां गए और इन्होंने फिर जाने दी और आज इसके ऊपर फिल्में भी बना रखी हैं इंडिया ने, बरतानिया ने, बहुत सारों ने, कि जो यहां से इंडिया से सोल्जर्स गए थे वो वहां बड़ी दिलेरी के साथ जाकर लड़े। तो वापस आते हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर किसी के पास इतने बंदे नहीं हैं कि वो अपने बंदे मरवा सके। हमारे पास हैं। काबल दे जम्मिया नू कहंदे ने नित महिमा, ये एक मुहावरा है। अब काबल के जो पैदा हुए उन्हें नित महिमा मतलब कोई ना कोई उन्हें ऐसी चीज़ चैलेंजिंग रहती है, लेकिन हमारे लिए ये कि पाकिस्तान वालों को नित कोई ना कोई पराई जंग मिलेगी, किराए पे हमें कोई लेके जाएगा, हम लड़ेंगे तो पैसे आएंगे। अब मसला ये है कि अमेरिका का तो ऐसा मामला ही नहीं कि उन्हें हम इस तरह से चाहिए हों। चाइना के पास खुद बहुत बड़ी आबादी है और एक बड़ी उनके पास फोर्स भी है, तो उन्हें भी किराए की फौज नहीं चाहिए। तो आज आगे मिडिल ईस्ट में ही हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और वो हमारे वाले चौधरी साहबान करने जा रहे हैं। अब अगला सवाल है फिर तुर्की इसमें क्यों आया? तुर्की इसलिए आया कि तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। तुर्की को अंदर लाने का मतलब है नेटो का अंदर आना। कल को अगर तुर्की का डिफेंस एग्रीमेंट होता है और तुर्की यहां दिफा करता है और ईरान या कोई भी मुल्क तुर्की पे जवाब में हमला करता है तो वो हमला नेटो सारे के ऊपर हो गया। अमेरिका फिर ये कहेगा कि एक नेटो के मेंबर पर हमला होने का मतलब है पूरे नेटो पे हो गया। तो जो यूरोप मीन स्पेन और दूसरे भाग रहे हैं इस जंग से कि हमने ये जंग नहीं करनी, उन सबको ये जंग करनी पड़ेगी। तो नजर आई आपको हमारे चौधरी साहब की डीप स्ट्रेटेजिक डेप्थ। तो इसलिए अब हम कोई ना कोई जंग ढूंढ रहे हैं कि जो हमें मिले और हमें माल पानी जो है वो मिले। आगे चलते हैं, दूसरी खबर आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग देते हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक न्यूक्लियर का थिंक टैंक है जिसका नाम है CISS। ये थिंक टैंक अमूमी तौर पर न्यूक्लियर से रिलेटेड, एटॉमिक जो पाकिस्तान का बम शम है उससे रिलेटेड सारे मामलात को देखता है। अब हमें समझ नहीं कि इन्होंने ईरान के एम्बेसडर को 24 या 25 जुलाई को क्यों बुला लिया। बहरहाल इन्होंने एक राउंड टेबल रखा जहां ईरान के एम्बेसडर को बुला लिया। वहां पर एक DG डायरेक्टर जनरल ACDA, ये ACDA जो है ये SPD के अंडर है। SPD वो महकमा है जो पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की तरफ से एटम बम वगैरह को देखता है। हाल ही में आमिर रजा गालिबन उनका नाम है, जो लेफ्टिनेंट जनरल, जो 4 स्टार जनरल बने हैं, वो इसी को हेड करेंगे सारे मामले को। SPD के अंडर ये एक डिपार्टमेंट आता है जो ACDA है, ACDA। इसके जो DG हैं उनका नाम है मेजर जनरल शहाब शाहिद। ये भी वहां मौजूद थे, ये पड़ गए वहां पर ईरानी एम्बेसडर को। ये हम आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं। वैसे इतनी एक्सक्लूसिव होनी नहीं चाहिए, पता नहीं किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 10 दिन हो गए इस वाक़े को। 24-25 को ये इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, सबके सामने हुआ, लेकिन रिपोर्ट किसी ने नहीं किया। ये ईरानी एम्बेसडर को पड़ गए। इन्होंने कहा कि आपने क्या ये बदमाशी फैला रखी है, आप सब पे हमले करी जा रहे हैं, आपने पूरी मुसलमान दुनिया का ठेका लिया हुआ है, ये आप क्या कर रहे हैं। उसके ऊपर जो भी ईरानी एम्बेसडर ने जवाब दिया उसके बाद ये फिर उनको पड़ गए कि आप हमारे यहाँ दहशतगर्दी करवाते हैं इंडिया के साथ मिलके, आप यहाँ दहशतगर्दों को जो है वो टेरर स्पॉन्सर करते हैं। उसके ऊपर भी उन्होंने कोई जवाब दिया। मुझे पता है वो सारे जवाब, लेकिन बात लंबी हो जाएगी, मैं आगे चलना चाहता हूं। फिर ये उनको पड़ गए कि आप कश्मीर के ऊपर देखें आपकी पोजीशन, आप हमें सपोर्ट नहीं करते, आप इंडिया को करते हैं। उस पर एम्बेसडर ने कहा कि हैरान कुन बात है कि आप DG हैं, ACDA के, SPD में काम करते हैं, ये गालिबन रिटायर्ड हो चुके हैं अगर मैं गलत नहीं, मेजर जनरल शहाब शाहिद साहब जो हैं वो मेरा ख्याल अब रिटायर्ड हैं। तो इनसे मंसूब ज़राए अब ये क्लेम कर रहे हैं,
ये डिनाई कर सकते हैं अगर ये करना चाहें इस खबर को, तो ज़ाहिर है ट्वीट वगैरह यूज़ करते हैं, ये डिनाई कर दें, क्योंकि वहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों से मैंने बात की और उन सब ने ये कंफर्म किया। लेकिन फिर भी हम रिपोर्टेडली कहेंगे, ताकि हम इनको मौका देंगे, अगर ये डिनाइल करना चाहते हैं इसका तो डिनाई करेंगे तो हम उसको भी यहाँ पर शामिल करेंगे। तो ईरानी एम्बेसडर ने रिपोर्टेडली आगे से कहा कि आपको तो इतना भी नहीं पता कि हमारी पोजीशन ईरान पर क्या है। तो वहाँ जो लोग बैठे थे उनसे मैंने पूछा कि आपके ख्याल में ये उनको क्यों पड़ गए। उन्होंने कहा बेसिकली इनको लगता था कि ईरान की ये जो सुलह शुलह कराएंगे, इसके बाद हमें जल्दी जल्दी फ्रूट्स मिलेंगे, ईरान से कोई तेल शेल लेंगे, दूसरी तरफ से भी तो ईरान की और अमेरिका की सुलह किसी तरफ लग नहीं रही, जो एग्रीमेंट करवाया था वो कहीं पहुंच नहीं रहा। और अब तो लेटेस्ट खबर ये है कि अब वही सुलह जो हम करवा रहे थे वो ओमान करवा रहा है, और शायद 11 पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी सारी उन्होंने एक दूसरे के साथ हामी भी भर ली है। मीन ओमान ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी कर रहा है, और इस आबनाए हरमुज़ को खोलने के मामलात के ऊपर वहाँ डिस्कशन हो रही है। तो हम थोड़ा सा साइड लाइन हुए हैं। तो इनको ईरान पर गुस्सा है कि जो हमने सुलह करवाई थी, ये बंदे के पुत्र बन के इन्होंने वो मुआहदा पूरा क्यों नहीं किया। तो इस गुस्से में मेजर जनरल साहब इस कॉन्फिडेंस में उनको जा टकराए। ये थी एक एक्सक्लूसिव खबर। अगली रख लें आप। अगली एक्सक्लूसिव खबर, मैंने कहना थोड़ा है, समझना आपने ज्यादा है। एक ऐसा दुनिया में मुल्क जहां पर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है, आपको समझ आई गई होगी। आजकल वहां बहुत ज्यादा एहतजाज भी कर रहे हैं पाकिस्तानी। कश्मीरी सबसे ज्यादा है उस मुल्क में, पाकिस्तान के बाद, आज़ाद कश्मीर के बाद, या इंडिया वाले मकबूजा कश्मीर के बाद कश्मीरी सबसे ज़्यादा उस मुल्क में है। यूरोप का वो मुल्क है। उस मुल्क की जो शख्सियत पाकिस्तान के अंदर जाहिर है, जो उनके सफारत खाने से रिलेटेड सबसे मोतबर और अहम शख्सियत पाकिस्तान में है, उसने पिछले दिनों हमारे चौधरी साहबान के साथ मुलाकात की। उनको कहा कि आपने हमें कहा था हम इमरान खान को संभाल लेंगे, हमें साल, 1.5 साल, 2 साल दे दें, और जो भी इमरान खान की मकबूलियत है वो ख़त्म हो जाएगी, हवा में वो फुर हो जाएगी, हम ही मकबूलियत बनाने वाले हैं और हम ही गिराने वाले हैं। आज 4 साल हो गए हैं, 3 साल इमरान खान को जेल में भी हो गए हैं। हमारे मुल्क में अभी भी प्रोटेस्ट होते हैं, दुनिया आवाज़ उठाती है, हमारी तोय लानत हो रही है। हम आपके लिए रिपोर्टें छापते भी हैं, छुपाते भी हैं, तो हमें आपने किस मसले में डाल दिया। लेकिन चलें, इस मसले को तो हम भुगत ही रहे थे आपके साथ मिलके। हमें भी शायद इमरान खान उतना पसंद नहीं था तो हम भुगत ही रहे थे। लेकिन ये जो नया आपने हमारे लिए मसला खड़ा कर दिया कश्मीर के अंदर, आपको पता भी है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे कश्मीरी हैं, और अभी वो एक दिन ज्यादा तादाद में निकले, अगर वो हर शहर में ज्यादा तादाद में निकल आए तो हमारा तो सिस्टम चोक कर देंगे। हमारे मुल्क में तो लॉलेसनेस हो जाएगी, या लॉ एंड ऑर्डर का फुकदान हो जाएगा, या मसला बन जाएगा। तो ये आप हर महाज के ऊपर आप ये क्यों उंगलियां करते हैं, और आप इस मसले को हल क्यों नहीं कर रहे। इसको हल कीजिए। बस इतना कहना था उस पर्सनालिटी का कि हमारे चौधरी साहब बुरा मना गए अंदर से। अब उन्हें ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर इग्नोर किया जाता है, उनको मीटिंग्स नहीं दी जा रही, कश्मीर के मामले पे उन्हें अपडेट नहीं किया जा रहा, और उन्हें गुस्सा शुस्सा, आंखें शाखें दिखाई जा रही हैं। ये दूसरी या तीसरी एक्सक्लूसिव खबर मैंने आपको देनी थी। मुल्क आपको समझ आ गई है, मुझे पता है। मैं थोड़ा कहूँ तो बेहतर है, बस इतना ही बेहतर है कि आप उसको खुद से समझ लीजिए। अब तीसरा मुल्क जो पूरी दुनिया का चौधरी है, उसकी बात कर लें। अब आजकल उनकी जो एम्बेसी है वो भी इस्लामाबाद के अंदर बहुत तेज़ हुई है। जब हमारी हुकूमत गिर रही थी तो उससे पहले भी वो बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट कर रहे थे, तब भी बहुत सारे सहाफ़ियों से, पब्लिक से जानने के लिए, जो सफारतकारों का काम होता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा। आजकल वो दोबारा धड़ाधड़ जर्नलिस्टों के ग्रुपों से मिल रहे हैं। कल वो आमिर इलियास राणा साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, उनके साथ और भी कुछ जर्नलिस्ट थे, उनकी भी मुलाकात हुई, और इससे पहले भी एक ग्रुप के साथ हुई। तो अब वो उनकी मुलाकातें हो रही हैं, और वो जो मुलाकातें हैं उसमें यही डिस्कशन हो रही है कि मीडिया के क्या हालात हैं, यहाँ पर कितनी पाबंदी है आपके ऊपर, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें। और इस मुलाकात के अंदर ये भी बताया गया कि गालिबन एरिजोना यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है। एप्पल आईफोन बनाने वाली कंपनी, उनका स्टोर पाकिस्तान आने के बारे में सोच रहा है, और उसके साथ साथ अमेरिकन सेंटर जो है वो शायद
उसका भी दोबारा से उसको रिवाइव करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो इस तरह की खबरें ज़राए जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यंगस्टर्स के लिए तो एप्पल का सेंटर होगा या एप्पल की आउटलेट होगा या उनका जो भी आप ये कह लीजिए कि वो अब पाकिस्तान के अंदर एक खोल देंगे अपना आउटलेट, वो होगा। लेकिन इसमें सबसे जो अहम खबर है असल में वो ये है कि अब वो दोबारा सहाफ़ियों से मिल रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो ये जो चौधरी साहब ने कहा है कि मेरी जिद नहीं, लाल लकीर अबूर करना मेरी मजबूरी है, ये सारी मुलाकातें इस ऐलान के बाद शुरू हुई हैं। तो ये ज़रा जो कुछ सफारती हलकों में हो रहा है, जो कुछ बाकी जगहों पर है, ये कुछ एक्सक्लूसिव खबरें थी जो आपके सामने रखनी थी, जो आपको पता हो। अब ज़रा आगे चलते हैं। ये दोनों खबरें हमने आपके सामने रख दी, इसके बाद आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि कल ही हमें यह पता चला और मुतबर सहाफ़ियों ने इस्लामाबाद से बताया, ये कल की खबर है, मेरे पास कल से ही है, लेकिन वीलॉग में खबरें इतनी ज़्यादा होती हैं। और फिर कल आपको पता है कि वो हमारा छोटा भाई है, वो है तो हमारी पार्टी से, उसको कल हमारे पर छोड़ दिया कर्नल्स ने और जर्नल्स ने, और वो उसका जवाब देने में एक वीलॉग ज़ाया हो गया। और यही वो चाहते हैं कि हम आपस में इस तरह के मामलों में हमारे वीलॉग ज़ाया हों, ये जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये ना दे पाएँ। तो इसलिए हम उसके ऊपर कभी फिर बात कर लेंगे, शफी जान साहब ने क्या किया और उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा। अभी ज़रा इन खबरों को पूरा कर लें। तो ये खबर कल भी हमारे पास थी। पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स को बता दिया गया कि काकरोच का जिक्र नहीं करना कहीं भी। आपने तो सोचा था कि हमारी बच्चियों को, घरों में खवातीन को काकरोच से डर लगता है, लेकिन अब हमारे चौधरी को भी डर लगता है। चौधरी ने पाकिस्तानी मीडिया को ये बताया, और ये मैंने कल से ट्वीट किया हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये खबर कल से मेरे पास है कि अब से 24 घंटे पहले मैंने ये ट्वीट कर दिया था कि ये अहकामात आ गए हैं कि काकरोच का नाम नहीं लेना टीवी पे। खबर नहीं दे पाया वीलॉग में, अभी दे रहा हूं। तमाम टीवी चैनल्स को कह दिया कि अपने एंकर्स को भी बता दें और अपने जो गेस्ट आते हैं उनको भी, कि किसी भी सूरत काकरोच का नाम नहीं लेना। वजह क्या है? इनको डर ये लगता है कि कहीं काकरोच 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 कह कह के हमारे नौजवान ना खड़े हो जाएं और कहीं वाकई यहां पर को मुजाहरा ना शुरू हो जाए। अब अगली खबर आपको इंटरेस्टिंग बताते हैं। अगली खबर यह है कि पाकिस्तानी काकरोच जो है, मीन नौजवान, एमडी कैट जो एक मेडिकल कॉलेज के लिए जो टेस्ट है, उसके इम्तहानात के खिलाफ दरखास्त लेकर गए लाहौर हाई कोर्ट में। और दरखास्त ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट में ये जो उन्होंने मांगा, ये कि ये जो 16 अगस्त को एग्ज़ाम हो रहा है इसको मुलतवी किया जाए। जो भी वजूहात उनकी कि जल्दी हो रहा है या तैयारी नहीं है या इसका टाइम टेबल पता नहीं था, बहरहाल काकरोचों ने जाकर लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन की कि ये एमडी कैट जो है इसको 16 अगस्त को जो इसका एग्ज़ाम हो रहा है इसको मुलतवी किया जाए, इसको आगे किया जाए। पहले तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर शदीद, वहाँ पर काकरोच बहुत बड़ी तादाद में नहीं पहुँचे लेकिन थोड़ी तादाद में पहुँचे, और पुलिस ने डरते हुए उन्हें कोर्ट के अंदर जाने से रोक दिया। वो कहते थे कि हम अपना मुकदमा सुनने जाना चाहते हैं। पुलिस ने कहा कि जिस एक ने पिटीशन किया सिर्फ वो जा सकता है, बाकी काकरोच नहीं जा सकते। तो वहाँ काफ़ी मडभीड़ हुई लेकिन पुलिस ने नहीं जाने दिया। हाई कोर्ट ने उनकी ये पिटीशन रिजेक्ट कर दी और कहा कि इम्तहानात 16 को ही होंगे। दरखास्त उन्होंने जो है मुस्तरद कर दी हाई कोर्ट ने। जाहिर है हाई कोर्ट को तो सेंसिटिविटी नहीं पता कि कॉकरोच से इनकी जान जाती है चौधरी की। फिर जो आईएसआई की एक बहुत ही अहम शख्सियत है, उन्होंने फ़ोन खड़काए, मैं जान के पंजाबी का लफ्ज़ कह रहा हूँ, जाहिर है फ़ोन मिलाए उन्होंने, और उन्होंने फिर अर्दली को कहा कि इस टेस्ट को मुलतवी करवाएं, ये कहीं काकरोच इसी चक्कर में ना खड़े हो जाएं। हालांकि अदालत ने मुस्तरद कर दिया। फिर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का जो एडमिशन टेस्ट एमडी कैट है उसको मुलतवी कर दिया। अब वो 16 अगस्त की बजाय 20 सितंबर 2026 को मुनक्कद होगा। कर लें बात, यह है टैका अब काकरोचेस का। जो कॉकरोच हैं उनसे इतना डर है कि जो रिलीफ उनको नहीं भी मिलना चाहिए वो भी दे रहे, मतलब नहीं मिलने का मतलब जो अदालत ने नहीं दिया वो भाग भाग के उनको दे रहे हैं कि कहीं वो बाहर ना निकल आए। और उनके नाम लेने के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी है कि मीडिया में उनका नाम भी नहीं लेना। आगे चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक नई एडवाइजरी इशू की है या वार्निंग इशू की है कि पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म के ऊपर जो घुटन लगा दी गई है,
सप्रेस किया गया है, जर्नलिस्टों के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जा रही कश्मीर के अंदर जाने की, वो हटाई जाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स भी अब स्टोरीज यही लिख रहा है और पूरी दुनिया में बता रहा है कि चौधरी साहब ने जर्नलिस्टों के ऊपर बहुत सख्त पाबंदियां पाकिस्तान के अंदर लगा दी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चौधरी साहब का जो भरम था वो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर उठ रहा है। फिर शफकत अवान साहब एमएनए हैं हमारे, वो टेलीविजन पर गए। उन्होंने वहां बात करते करते, असदुल्ला खान साहब का प्रोग्राम था, ये बताया कि मियांवाली में किस तरीके से 9 मई का जो झूठा केस है, जाहिर है 9 मई झूठा चौधरी निजामुद्दीन ने किया था, जर्नल्स ने किया था। उन्होंने पूरा वाकया सुनाया कि मियांवाली के अंदर किस तरीके से बेआबरू हुआ वो केस। जज ने किस तरीके से जब उस केस को सुना तो वो केस फ्लैटली सबके सामने बेइज्जत हो गया वो केस, और जो बेगुनाह फंसाए गए थे वो सब बाइज्जत वहां से बरी हो गए। वो केस खत्म हो गया। वो अलग बात है कि फिर ऊपर से सजा उनको दिलवाई गई या जो भी किया गया। लेकिन शफकत साहब, क्योंकि शफकत अवान जो है वो हमारे एमएनए भी हैं सरगोदा डिवीजन से, और वो इन केसेस को भी लड़ते रहे, तो उन्होंने पूरी रुदात सुनाई कि वहां पर कैसे बेइज्जत हुए सारे के सारे उस 9 मई के केस को बनाने वाले। अब इस चीज का गुस्सा लग गया चौधरी को। असदुल्ला साहब को फिर जबरदस्ती, मुझे तो यही लगता है वो बेहतर बताएंगे हमें कि क्यों, अगले दिन उन बेचारों ने ये एक्सप्लेनेशन जारी की। ये सुनिए। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। प्रोग्राम के आगाज में मैं एक वजाहत जरूरी समझता हूं। कल के प्रोग्राम में हमारे एक मेहमान शफकत अब्बास अवान साहब ने 9 मई के हवाले से और एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू की। मैं समझता हूं कि यह गुफ्तगू मुनासिब नहीं थी। ये उनकी जाती राय थी अगरचे, लेकिन यह काबिल एतराज गुफ्तगू थी। इसलिए मैं और मेरा इदारा इससे मुत्तफिक नहीं है, और अगर किसी की भी इससे दिल आजारी हुई तो मैं उसके लिए दिल से माजरत खा हूं। सुन ली आपने। उन्होंने बताया कि कल मेरे केस के अंदर मुअज़्ज़िज़ जज, हालांकि वो जज साहब की तारीफ की थी शफकत अवान साहब ने कि उन्होंने उस केस को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका क्योंकि वो सारा झूठा था, और वहां पर वो केस अदालत के अंदर बिल्कुल बराना हो गया, झूठा साबित हो गया। लेकिन जाहिर है चौधरी को ये बात पसंद नहीं आई, और फिर 92 न्यूज़ के ऊपर हमारी खबर ये है कि उन पर प्रेशर डाला गया कि अब आप लाइव, क्योंकि वो प्रोग्राम लाइव था वो ऐसे ही चला गया, अब आप रिकॉर्डेड प्रोग्राम करेंगे, लाइव प्रोग्राम आप नहीं कर सकेंगे। अब ये पाबंदी लगा दी है। ये हमारी खबर है। आगे चलते हैं। सीपीजे, ये जर्नलिस्टों की एक फोरम है, उन्होंने अब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के ऊपर ये जोर दिया है कि ये जो आपने गासबाना किस्म के असूल बना दिए हैं आज़ाद कश्मीर में, और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं कि वो कवरेज नहीं कर सकते, इन पाबंदियों को फौरी तौर पर हटाया जाए और जर्नलिस्टों को और इंटरनेशनल मीडिया को इजाज़त दें कि वो इंटरनेशनल जाकर जो मीडिया है वहाँ पर कवरेज कर सके। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के बेटों ने CNN के ऊपर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने खुल के सब कुछ बताया कि उनके वालिद के साथ क्या किया जा रहा है, उनके इंसानी हकूक़ को कैसे पामाल किया जा रहा है, उनकी सेहत के साथ क्या किया जा रहा है, बेटों को वालिद से बात नहीं करने दी जा रही, और अब CNN भी उस पर खुल के लिख रहा है कि कैसे इमरान खान के जो बेसिक राइट्स हैं उनको पामाल किया जा रहा है। फिर अदालत के अंदर भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का केस सुना गया। कल भी मैंने आपको कहा था कि इस पर बात करेंगे। जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब ने यह केस सुना कैद तन्हाई के बारे में। वहाँ पर हुकूमत ने बहुत झूठ बोले, लेकिन सलमान सफदर साहब ने बहुत ही उम्दा बात की। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, 3 वकला की टीम बना दें और वो जाके देख लें कि अंदर क्या हालात हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं तो 2 जज साहब चले जाएं या आप चले जाएं। तो जस्टिस सुमरो साहब ने कहा कि मैं जूनियर जज हूं, सीनियर होता तो मैं ज़रूर जाता। फिर वहाँ पर बताया गया कि तकरीबन 4 माह से कैद तन्हाई में है, जिस्मानी तशद्दुद है, सुपरिटेंडेंट जो है वो झूठी रिपोर्टें जमा करवा रहा है, आंखों का मसला है, बुशरा बीबी की 2 आंखें और इमरान खान की 1 आंख का, और इमरान खान को ना किताबें दी जा रही हैं, ना बहनों की मुलाकात करवाई जा रही है, ना बेटों से बात करवाई जा रही है, और ना ईद पढ़ने की इजाज़त दी है। अदालत ने बहरहाल पूरा केस सुनने के बाद कहा है कि इस पर हम फैसला जारी करेंगे। देखते हैं कि अदालत अब क्या फैसला जारी करती है। दूसरी तरफ PTI की लीडरशिप का यही फैसला है कि 53 दिन 53 डेज इमरान खान को और वेट करना पड़ेगा, तब जाकर हम लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।